नमस्कार। मैं आकाश त्रिपाठी अंकित एक बार पुनः आप सभी का स्वामी विवेकानंद विद्यालय बरुआर हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बोर्ड एग्जाम स्पेशल ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत 10th भौतिकी चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं। आपके सामने पहला सवाल, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है। जो बाल्टी में पानी भरा होता है, जब उसको हम देखते हैं तो उसकी गहराई वास्तविक गहराई से हमें कम नज़र आती है। इसका क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बाल्टी में भरे पानी की गहराई कम मालूम पड़ने का मुख्य कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे इसके कुछ और दूसरे उदाहरण हैं, जैसे पेंसिल, पानी में डूबी हुई पेंसिल का डूबा हुआ भाग तिरछा दिखाई देना, और पारदर्शी गिलास में या कांच के गिलास में सिक्के का अपनी सतह से ऊपर उठा दिखाई देना, ये कुछ अन्य प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पन्ना दिया गया है, शब्दकोश का मतलब यहाँ पे डिक्शनरी है, डिक्शनरी दी गई है जिसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं जिसको आपको पढ़ना है, मतलब छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ना है। तो आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो जो अवतल लेंस होता है वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है यहाँ पर। तो ये अवतल लेंस वाले तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब बचा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। आपको यहाँ पर ये अच्छी तरीके से याद रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जितनी कम करेंगे वस्तु या अक्षर उतने बड़े दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस जो है वो हम लेंगे ताकि डिक्शनरी में लिखे हुए शब्दों को हम आसानी से पढ़ सकें। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सही, अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तन क्यों होता है, यहाँ पर अपवर्तन का कारण बताना है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है, उसका अपवर्तन हो जाता है। तो ये अपवर्तन होता क्यों है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, तीसरा कारण है यहाँ पर प्रकाश से रंग में परिवर्तन होने के कारण और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छी तरीके से गैस ध्यान रखना है ये कि जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है इसी के कारण जो है आपका अपवर्तन हो जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि प्रकाश की चाल में अपवर्तन के कारण परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई कांच का प्रिज्म है उसे हवा होकर गुजरी और दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकली तो वो कहाँ पे मुड़ेगी, किस तरह मुड़ेगी। पहला ऑप्शन है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, दूसरा ऑप्शन है प्रिज्म के आधार की ओर, तीसरा ऑप्शन है किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रिज्म से
एक प्रकाश पुंज होकर गुजरता है, आपने देखा होगा, तो वह अपने रंगों में बढ़ जाता है। तो जो रंगों का क्रम प्राप्त होता है वो VIBGYOR प्राप्त होता है, विबग्योर प्राप्त होता है, या हिंदी में कहें वैनी आह पी नाला, वैनी आह पी नाला। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि नीचे की ओर झुक गई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रिज ये हो गया नीचे वाली जो ये रेखा आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आधार। तो ये प्रिज्म के आधार की ओर झुक गई, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपको गाइस ये ध्यान रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 3 × 10 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। तो जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ये निर्वात में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो आपकी कांच में होती है वो 2 × 10⁸। तो यहाँ पर ये कांच में आपका बी वाला सही हो जाएगा अगर कांच में पूछता तो, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि निर्वात में कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे ये बताना है कि जो आँख कान नाक आदि के डॉक्टर होते हैं वो आँख या कान नाक आदि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो गाइस अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो गाइस लेंस की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है आपका P = 1/f मीटर में, ठीक है। तो जो लेंस जितना पतला होगा उसकी आवर्धन क्षमता उतनी कम होगी, और इसके विपरीत जो लेंस जितना मोटा होगा उसकी आवर्धन क्षमता उतनी अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर पतला है तो उसकी कम हो जाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? एक अवतल दर्पण है, उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में आपने वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा आपको ये बताना है। गाइस एक बात और बता दूं आपको कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों को जब वस्तु को रखा जाता है तो 6 स्थितियां प्राप्त होती हैं, और ये 6 स्थितियां जो हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका आप जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करें। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वस्तु कहाँ रखी गई है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी है। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आभासी और उल्टा, दूसरा ऑप्शन है आभासी एवं सीधा, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक एवं सीधा, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे अवतल दर्पण के सामने, तो जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा प्राप्त होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। आपको यहाँ पर बताना है कि अब दर्पण अवतल ही है लेकिन वस्तु को कहाँ रखा गया है? मुख्य फोकस पर रखा गया है। तो जब मुख्य फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन है मध्य बिंदु पर,
तीसरा ऑप्शन है अनंत पर और चौथा ऑप्शन है सभी पर। तो जब हम मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न इस सीरीज का। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब अवतल लेंस है, यहाँ पर दर्पण नहीं है, ये ध्यान से देखना है आपको, ये अवतल लेंस है और इसके मुख्य फोकस पर आपने वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? पहला ऑप्शन है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ पर बीच है, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब होना चाहिए, की स्थिति होती है। अगर उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे आपने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा ऑप्शन है अनंत पर, चौथा ऑप्शन है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो जब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर वस्तु रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इस सीरीज का। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। यहाँ पे अवतल दर्पण है और उसका प्रतिबिंब आपको सीधा एवं बड़ा बनाना है, तो वस्तु को हम कहाँ पर रखें? पहला ऑप्शन है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन है दर्पण के फोकस बिंदु पर, तीसरा ऑप्शन है दर्पण के वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस बिंदु एफ के बीच में, और चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस के बिंदु के बीच में। तो अगर आपको सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण से तो उसको ध्रुव और उसके मुख्य फोकस बिंदु के बीच में रखना होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है यह कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है अनंत और चौथा ऑप्शन रिपीट हो गया है 25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है गाइस वो अनंत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, वो अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? यहाँ पर आपको दृष्टि क्षेत्र के बारे में बताना है कि किसका सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब ये होता है कि कौन सबसे दूर की वस्तुओं को देख सकता है और उसको छोटा करके देख सकता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो अवतल दर्पण होता है वह तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और आभासी बनाता है और वहाँ पे उसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, देखा होगा कि ड्राइवर की सीट के पास में छोटा सा मिरर लगा होता है और उसमें भारी से भारी वाहन समा जाते हैं, देखे जा सकते हैं, इसीलिए जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो ये मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम है और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए इस तरीके से पड़ती तो अगर ये वायु है, विरल माध्यम है, ये हो गया कांच, ये हो गया सघन माध्यम, तो ये अविलंब की ओर झुक जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है
कि जो प्रकाश की किरण लंबवत है, सीधी पड़ेगी, सीधी पड़ने की बात हो रही, लंबवत पड़ने की बात कर रहा है, तो अपवर्तन कोण कितना बनेगा? तो आपको ऑप्शन दिया है, पहला 0 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री और चौथा 90 डिग्री। तो गैस जब लंबवत पड़ेगा तो प्रकाश का अपवर्तन ही नहीं होगा, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तित किरण कितना विचलित होगी? पहला ऑप्शन है 12 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 72 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 1.4 डिग्री और चौथा ऑप्शन है साइन 42 बटे, यहाँ पर बटे छूट गया है, साइन 30 डिग्री। तो गाइस जो इसका फार्मूला होता है वो होता है साइन, एक मिनट, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है साइन आई माइनस साइन आर। तो यहाँ पर जो साइन आई है वो 42 है डिग्री है और जो आर है वो 30 डिग्री है, घटाएंगे तो आएगा 12 डिग्री। इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यदि आपतन कोण 42 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तित किरण कितना विचलित होगी? 12 डिग्री विचलित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो इसका फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो दिया हुआ है यहाँ पर अपवर्तनांक 3/2 बराबर, और जो कांच में प्रकाश की चाल दी हुई है दी हुई नहीं है, उसको ज्ञात करना है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, इसको x मानेंगे और उसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या सीधे आप डिवाइड कर दीजिए, 3 3 आपका कट गया, एक बचा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसीलिए जो आपका कांच में प्रकाश की चाल कितनी आएगी वो आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और जल में इसका अपवर्तनांक 4/3 है, तो प्रकाश की चाल कितनी होगी? सेम तरीके से ये भी लगेगा। तो ये 4/3 दिया हुआ है आपका बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे x, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे 4। यहाँ पे 4 है, इसको भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आप जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? यहाँ पे जो समतल दर्पण होता है उसका आपको आवर्धन बताना है। तो गैस पहला ऑप्शन है ए, दूसरा 1 से कम, तीसरा 1 से अधिक और चौथा अनंत। तो यहाँ पर जो समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न
कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस रंग के प्रकाश के लिए जो है कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर लाल रंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी रंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है हरे रंग के लिए और चौथा ऑप्शन है पीले रंग के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैंगनी रंग के लिए होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर कम पूछता तो लाल रंग के लिए जो आपका कम होता है, लेकिन अधिकतम जो है वो बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहता है और आपके मित्र भी इस वीडियो से लाभान्वित हों, इसलिए उन्हें ज़रूर शेयर करें। और आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए, अपने प्रश्नों को पूछने के लिए या इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9621727242 पर मैसेज करें और मुझसे जुड़ें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।